नमस्कार। आपके अपने पॉलिटिकल क्लासेस टू एंड चैनल में स्वागत है। हम 10th क्लास का सेकंड पार्ट संघवाद देख रहे थे, जिसके अंदर हमारा एक वीडियो हो चुका है जिसमें संघवाद का और एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ बताया गया है। अब उसी अर्थ के आधार पर हमारा अगला टॉपिक है, वो है संघात्मक शासन की विशेषताएं, एकात्मक शासन की विशेषताएं और एकात्मक व संघात्मक शासन में अंतर। इसके लिए हमने एक ही मास्टर उत्तर बनाया है, यानी कि इनमें से यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस उत्तर के अंदर आपको उसके पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। आप इसको अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे की वीडियो भी इसी प्रकार से आएंगे। तो देखो, संघवाद शासन की विशेषताएं, एकात्मक शासन की विशेषताएं और एकात्मक संघवाद शासन में अंतर। इसके हमारे पास 6 टॉपिक हैं, यानी कि 6 विशेषताएं हैं और 6 इनके क्या हैं, अंतर हैं। देखो, पहला लिया है मैंने शक्ति के वितरण के आधार पर। देखो, इसको लिखना कैसे है आपको, ये टॉपिक लिया है मैंने शक्ति के वितरण के आधार पर। तो यदि आपको ये टॉपिक याद है तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। टॉपिक नहीं याद है तो इसके अंदर का जो मैटर है वो याद है तो भी चल जाएगा। तो देखो, पहले देखते हैं इसको, शक्ति के वितरण के आधार पर। तो देखो, एकात्मक शासन में शासन की शक्तियां केंद्रित होती हैं, अर्थात केंद्र सरकार के पास होती हैं, जबकि संघात्मक शासन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में विभाजन किया जाता है। तो अब देखो, ये हो गया। अब हमें यदि ये पूछ रहा है कि संघात्मक शासन की विशेषताएं, तो ध्यान से सुनना, ये रहा पहली विशेषता। संघात्मक शासन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में विभाजन किया जाता है। फिर यदि आपको ये पूछ ले एकात्मक शासन की विशेषता, तो ये रही, एकात्मक शासन में शासन की शक्तियां केंद्रित होती हैं, अर्थात केंद्र सरकार के पास होती हैं। ये लो भाई, दोनों की एक एक विशेषताएं हो गई। अब पूछ ले आपको कि अंतर लिखो, तो बीच में लाइन खींचना, एक तरफ एकात्मक वाली लाइन लिखना और एक तरफ संघात्मक वाली लाइन लिखना। हो जाएगा आपका अंतर, एक तरफ एकात्मक, दूसरी तरफ संघात्मक, ऐसे लिखना, एकात्मक संघात्मक। अब एकात्मक वाली लाइन तो यहां लिख देना 1 नंबर, और संघात्मक वाली लाइन यहां लिख देना। ये तो अपने आप हो जाएगी ना। अंतर के अंदर आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि इस पहले टॉपिक की जो लाइन है वो ही आपको पहले अंतर में लिखना है। जैसे आपने एकात्मक वाला ये लिखा है तो आपको ये संघात्मक वाला यही लिखना है अंतर में। बाकी विशेषताओं के अंदर आप 6 टॉपिक है, 6 में से कोई सा भी पहले लिखो, कोई सा भी बाद में लिखो। ये 1 नंबर पर है, आप इसको 1 नंबर पर नहीं लिखना चाहते अंतर के अंदर, तो 2 नंबर वाला लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। तो अपनी पहली विशेषता हो गई कि संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार में, और एकात्मक शासन में शक्तियां केंद्रित होती हैं, यानी कि केंद्र सरकार के पास। तो शक्ति के वितरण के आधार पर हो गया। दूसरी विशेषता देखो, नागरिकता के आधार पर। तो एकात्मक शासन में व्यक्तियों को केवल इकहरी नागरिकता प्राप्त होती है जिस देश में वह निवास करता है। कौन सी में? एकात्मक शासन में एक ही नागरिकता, जबकि संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता, एक देश की और एक जिस राज्य में वह निवास करता है उसकी। तो देखो, एक संघ देश की नागरिकता और दूसरी जिस राज्य में वह निवास करता है उसकी नागरिकता। तो संघात्मक शासन की, एकात्मक शासन की विशेषता, दोनों में अंतर। 2 टॉपिक हो गए। आपको एक टॉपिक याद है तो टॉपिक लिखकर आप एकात्मक और संघात्मक वाला लिख सकते हो। टॉपिक याद नहीं है तो 1 नंबर लगा के एकात्मक की विशेषता, 2 नंबर लगा के संघात्मक की विशेषता, 1 नंबर लगा के एकात्मक की विशेषता, 2 नंबर लगा के संघात्मक की विशेषता। बस केवल ये ध्यान में रखना है कि यदि आप इसका अंतर लिख रहे हो तो ये 1 नंबर वाला 1 नंबर पर ही लिखना, 2 नंबर वाला 2 नंबर पर ही लिखना।
इसको वैसे समुचे को पूरे के पूरे को यदि आप ये चाहते हो कि 6 नंबर पर लिखें तो इस पूरे को पूरे आप 6 नंबर पर लिख दो, किसमें, अंतर में। लेकिन ये ध्यान में रखना है, यदि ये लाइन एकात्मक वाले में लिख रहे हो तो यही लाइन संघात्मक वाले में लिखना अंतर में, एकात्मक व संघात्मक शासन में अंतर में। तो ये अपने 2 टॉपिक हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले 2 टॉपिक देखते हैं। देखो 2 टॉपिक हो गए थे अंतर और विशेषताओं का। तीसरा टॉपिक देखो, संविधान के स्वरूप के आधार पर, यानी कि संविधान कैसा होगा, एकात्मक में कैसा होगा और संघात्मक में कैसा होगा। तो देखो एकात्मक शासन में संविधान लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला किसी भी प्रकार का हो सकता है। क्यों? क्योंकि एकात्मक शासन में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। लचीला तो वहां नहीं होगा जहां पर विविध प्रकार के राजनीतिक पार्टियों को शासन में भाग लेने का अधिकार हो, वहां पर लचीला नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, कठोर। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखो, जबकि संघात्मक शासन का संविधान अनिवार्य रूप से, यानी कि संघात्मक शासन में अनिवार्य रूप से सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च होगा, लिखित भी होगा, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार में किसी मामले को लेकर टकराव हो सकता है तो उसके लिए लिखित संविधान होना जरूरी है। वहां पर हम उस लिखित प्रावधान को देखकर उनके टकराव को दूर कर सकते हैं। और कठोर होता है क्योंकि चाहे जैसे उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। आगे बात समझ में। लचीला क्या होता है संविधान? वह संविधान जिसमें आसानी से बदलाव किया जा सके वो तो कहलाता है लचीला। और कठोर वो संविधान होता है, वह संविधान कठोर होता है जिसमें आसानी से बदलाव नहीं किया जाए, बदलाव करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाए, वो कैसा कहलाता है, कठोर। तो दोनों का हो गया, एक विशेषता संघात्मक की और एक विशेषता एकात्मक शासन की। एक अंतर एकात्मक का और दूसरा अंतर संघात्मक में लिखना है आपको। हो गया, तीसरा हो गया। चौथा देखो, स्थानीय सरकारों की स्थिति के आधार पर। अब स्थानीय सरकारों को लेकर एकात्मक में क्या होगा और संघात्मक में क्या होगा। तो देखो, एकात्मक शासन में प्रांतीय या स्थानीय सरकारें, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारें पूर्णतः केंद्र के अधीन होती हैं। यानी कि हमने ये पढ़ा है, इससे पहला वीडियो बनाया हमने संघवाद वाला, उसके अंदर संघात्मक का अर्थ और एकात्मक का अर्थ बताया हुआ है। उसमें एकात्मक में हमने बताया है कि शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। तो ये आ गया ना, केंद्र सरकार के अधीन होती हैं स्थानीय और राज्य सरकारें। जबकि संघात्मक शासन में इससे उल्टा होता है, प्रांतीय व स्थानीय इकाइयों को केंद्र सरकार के समान ही शक्तियां प्रदान की जाती हैं। जैसे भारत के अंदर जिस प्रकार से केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसी प्रकार राज्य के लिए राज्य सरकार कानून बनाती है। उसमें राज्य सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इस प्रकार से संघात्मक शासन में प्रांतीय यानी कि राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें पूर्ण रूप से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। और स्थानीय सरकारों की यदि हम बात करें तो 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भी स्थानीय इकाइयों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। तो ये हो गया अपना तीसरा और चौथा। 2 टॉपिक और है वो और देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो 4 हो गए थे, 5वां शासन तंत्र के आधार पर। शासन तंत्र कैसा होता है, क्या क्या अंग होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। तो देखो, एकात्मक शासन में शासन तंत्र इकहरा होता है। इसमें एक ही व्यवस्थापिका, एक ही कार्यपालिका और एक ही न्यायपालिका होती है। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र की तरह राज्यों में भी शासन के अंग होते हैं। जैसे भारत के अंदर संघात्मक व्यवस्था भी है तो भारत के अंदर केंद्र की व्यवस्थापिका, केंद्र की कार्यपालिका भी है और राज्य की व्यवस्थापिका और राज्य की कार्यपालिका भी है। राज्य का अलग से उच्च न्यायालय होता है और केंद्र सरकार का अपना सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह अलग बात है कि भारत में न्यायालय का विभाजन नहीं किया गया है, इकहरी न्यायपालिका है नीचे से ऊपर की स्तर की तरफ। तो ये थोड़ा सा बदलाव है। बाकी संघात्मक शासन व्यवस्था में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था केंद्र सरकार में है उसी प्रकार से राज्य सरकार में है। जैसे केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री है तो राज्य में मुख्यमंत्री है, केंद्र में मंत्री है, राज्य में भी मंत्री है, उसी प्रकार से व्यवस्था होती है। तो शासन तंत्र के आधार पर हो गया
एकात्मक शासन में इकहरी होती है, यानी कि एक ही न्यायपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही कार्यपालिका। जबकि संघात्मक में जिस प्रकार की केंद्र में व्यवस्था होती है वैसी की वैसी किसमें होती है, राज्यों में भी होती है। तो ये हो गया एकात्मक की विशेषता, एकात्मक लाइन, एकात्मक की लाइन एकात्मक शासन की विशेषता, और संघात्मक की लाइन संघात्मक शासन की विशेषता, और बीच में लाइन खींच दोगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर। अब देखो, राज्य के आकार के आधार पर, राज्य के आकार के आधार पर यानी कि राज्य कैसा हो, कि उसका क्षेत्रफल कितना हो, किस प्रकार से उसमें लोग रहते हो। तो देखो, एकात्मक शासन छोटे राज्यों के लिए उपयोगी है। छोटा राज्य, क्षेत्रफल जिसका कम हो, जनसंख्या जिसमें कम हो, एक ही समुदाय के, एक ही धर्म के, एक ही संस्कृति के लोग अधिक रहते हो, वहां पर एकात्मक शासन उपयोगी रहता है। जबकि संघात्मक शासन बड़े राज्यों के लिए, क्योंकि बड़े राज्यों के अंदर व्यवस्थाएं कायम करने के लिए एक से अधिक स्तरों की आवश्यकता होती है, स्थानीय लोगों की समस्याएं भी होती हैं, उनको हल करने के लिए भी स्थानीय सरकार का होना जरूरी होता है। तो देखो, देखो, एकात्मक शासन छोटे राज्यों के लिए उपयोगी रहता है जहां भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की एक रूपता पाई जाती है। जबकि संघात्मक शासन में बड़े राज्योों के लिए उपयोगी रहती है जहां विभिन्न भाषा के, धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं और इसका क्षेत्रफल अधिक होता है। वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था अच्छी रहती है। जहां पर छोटा राज्य है, एक ही संस्कृति, एक ही धर्म के लोग रहते हैं, वहां पर एकात्मक शासन अच्छा है। तो इस प्रकार से हमारी इन तीनों क्वेश्चन का एक मास्टर उत्तर आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका अगला वीडियो के अंदर हम भारतीय संघीय व्यवस्था के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।